साथियों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वस्थ हैं तो चलिए आज हम एक क्विज कर लेते हैं। बहुत छोटा सा क्विज है आपके साथ में, ठीक है। चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, सौराष्ट्र। तो गुरुमुखी को हम देखते हैं तो पंजाबी जो हमारी भाषा है वो पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। रही बात ब्राह्मी और देवनागरी की, तो ब्राह्मी से ही देवनागरी का विकास हुआ है। ब्राह्मी से दक्षिणी और उत्तरी शैली निकली। उत्तरी शैली से गुप्त लिपि का विकास हुआ 4वीं और 5वीं सदी में। फिर गुप्त लिपि से सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि निकली। फिर सिद्ध मातृका और कुटिल लिपि से देवनागरी का विकास होता है 9वीं सदी में। देवनागरी और शारदा लिपि, दो लिपियों का विकास होता है, जिस देवनागरी लिपि से हमारी हिंदी का विकास माना जाता है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन हमारा है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि होगा। अगर क्वेश्चन ये होता कि हिंदी भाषा का विकास किस लिपि से माना जाता है, तो ब्राह्मी सही होता, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। और देवनागरी नाम क्यों पड़ा? देवनागरी नाम पढ़ने के पीछे कई तथ्य हैं। जैसे कि नगरों में, कुछ लोगों ने कहा कि नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी नाम पड़ा। कुछ लोगों ने कहा कि पाटलिपुत्र को नागर और चंद्रगुप्त को देव कहने के कारण देवनागरी नामकरण किया गया। कुछ लोगों ने कहा कि जो हमारा बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर है उसमें नागा लिपि से नागरी नामकरण हुआ है। तो इसके पीछे कई तथ्य हैं, ठीक है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? देवनागरी होगा, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा सेकंड है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ठीक है। तो हिंदी भारूपीय, द्रविड़, आस्टिक, चीनी, तिब्बती, ये 4 हैं। तो इनमें से भारत धन यूरोपीय, भारोपीय, भारोपीय से हमारी हिंदी का विकास, हमारे भारोपीय से ही हिंदी भाषा का परिवार जो माना जाता है वो भारोपीय को ही माना जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, भारोपीय। तीसरा क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है? तो हमारा अघोष वर्ण देखते हैं कौन सा है। आ, जा, हा, सा, 4 हैं। तो 4 में जो हमारा होता है अघोष वर्ण, पहले हम देख लेते हैं कि जैसे 5 वर्ण होते हैं, का, खा, गा, घा, इंगा। तो पांचों में पहले के जो 2 होते हैं वो दोनों अघोष होते हैं। ऐसे याद कर सकते हैं, अघोष अघोष, सघोष सघोष सघोष, 2 बार अघोष और 3 बार सघोष। और अल्प प्राण महाप्राण भी ऐसे हैं, एक अल्प एक महा, एक अल्प एक महा, एक अल्प, ठीक है। तो इसी तरह से होता है। तो आप अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि इनमें से कौन सा अघोष है। तो हमारा अघोष कौन सा है देख लेते हैं। इसमें से हमारा जो अघोष है वो है दंती सा, ठीक है। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें से जो एक बहुत महत्वपूर्ण है, सी ऑप्शन, जो हा आप लोग देख रहे हैं, ये हा जो है ये बहुत बार पूछा भी जाता है। हा महाप्राण भी है और सघोष भी है, ठीक है। हा को ऑप्शन में कई बार परीक्षा में पूछा गया है। हा जो है इसको ध्यान में रखिएगा, ये सघोष भी है और महाप्राण भी है। और जा जो है हमारा ये अल्प प्राण और सघोष है। और आ जो है ये भी अल्प प्राण है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा 4 है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो शुद्ध वर्तनी का चयन 4 ऑप्शन है, इसमें से आप किसको लगाएंगे? हम डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उन्नति, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी है यही, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी का चयन करें, अन्वेषण, अन्वेषण, अन्वेषण। देख लीजिए इसमें से हमारा अन्वेषण जो पहला ऑप्शन है यही सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा 6 है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं?
तो देखिए जो संधि के हमारे भेद होते हैं वो तो 3 होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हमारे जो स्वर संधि के भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, ये 5 होते हैं। और एक चीज़ हम देख लेंगे कि सिर्फ और सिर्फ स्वर संधि के ही 5 भेद होते हैं, बाकी उन दोनों संधियों के भेद नहीं होते हैं, नियम होते हैं। तो इसलिए आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होंगे कि ये किसका मतलब भेद अगर आ गया कि ये किसका भेद है, 5 भेद किसका है, तो आप लोग स्वर संधि को ही लगाएंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? तो 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन में आप लोग देखिए कौन सा सही होगा। तो पवित्र पहले हम देख लेते हैं इसमें कि पवित्र में संधि कौन सी है। पवित्र में संधि है अयादि, अयादि संधि है। इसका नियम क्या है? अयादि संधि में ए आय ओ औ होता है, ए का ऐ, आई का आय, ओ का औ, आओ का आव हो जाता है। तो यहाँ हम पव अव करेंगे और ओ का अव हुआ है, ए आय ओ औ, ओ का अव हुआ है, ओ मतलब पो, पा पे ओ की मात्रा लगा देंगे हम तो पोधन इत्र हमें मिल जाएगा। अगर आपको संधि पढ़नी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मैंने संधि पढ़ाया है, आप जा कर के पढ़ लेंगे। तो आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आ भी जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो यद्यपि में जो संधि है वो है यड़ संधि, और इसका जो संधि विच्छेद होगा यदि धन अपि। तो इसमें जो छोटी ई का मात्रा लगा है, ई का या हो जाता है। ठीक है, हमारी जो ये संधि है यड़ संधि का जो नियम है ई का या, ऊ का वा, री का रा, री का ला हो जाता है। तो यद्यपि में यदि धन अपि होता है तो यदि का जो ई छोटी ई की मात्रा है ये जो है ई का या बन जाता है। अब आप लोग सोचेंगे कि एक या यहाँ पे है और एक या यहाँ भी आ गया, तो जब एक या यहाँ पर आ गया और तो द हमारा क्या बना? हलंत वाला हो गया, क्योंकि इस पे कोई स्वर नहीं है। तो द और या से हमारा क्या बनता है? ये विद्या वाला द। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो यद्यपि का जो संधि विच्छेद होगा यदि धनी अपि होगा, और जो संधि होगी इसमें यड़ संधि होगी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, पुरोहित में उपसर्ग कौन सा है? पुरः, पुरा धन हिति, पुरा धन हित होगा, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें अगर हम देखेंगे इसमें समास भी है। कौन सा समास है? इसमें विसर्ग है, सॉरी इसमें संधि भी है। इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, सावधानी में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो सावधान हमारा जो शब्द है वो मूल शब्द सावधान है, इसमें हम ई प्रत्यय लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा सावधानी। और देखिए धानी भी है, आनी भी है। धानी और आनी को हम इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि धानी इसमें पहले से ही लगा है, और आनी हम लगाना चाहेंगे तो बड़ा आ का मात्रा और नी यहाँ पर है, तो इसलिए सावधान को हम मूल शब्द जब सावधान निकालेंगे और उसमें ई प्रत्यय हम जोड़ देंगे। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें ई भी तो जुड़ा है, तो इसमें हम अगर मूल शब्द निकालना चाहेंगे तो साव मूल शब्द नहीं है, हमारा सावधान जो है वही मूल शब्द है, और इसी में हम ई प्रत्यय लगाएंगे।
प्रत्यय उसी में लगता है। प्रत्यय को जब हमें निकालना होता है तब पहले उसके मूल शब्द को निकालते हैं, और मूल शब्द को निकालने के कुछ नियम होते हैं कि मूल शब्द आप निकाल रहे हैं तो उसका कोई ना कोई अर्थ जरूर आना चाहिए। ये नहीं है कि बिना अर्थ का हम शब्द निकाल लिए और उसमें प्रत्यय को जोड़ दिए। प्रत्यय जो है पीछे जुड़ता है और उपसर्ग आगे जुड़ता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है, संक्षेप, विस्तार, विग्रह और विच्छेद। इन चारों में से हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, संक्षेप। समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप होता है, और विग्रह का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो विस्तार होता है। ठीक है, समास में समास विग्रह होता है और संधि में संधि विच्छेद होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, पाप पुण्य में कौन सा समास है। तो पाप पुण्य में देखेंगे हम कौन सा समास है, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष और कर्मधारय है। तो द्विगु समास उसमें होता है जहाँ संख्यावाची पहला पद संख्यावाची होता है वहाँ पर होता है, तो यहाँ पे संख्यावाची है नहीं, इसलिए द्विगु समास नहीं है। द्वंद्व समास देखते हैं, जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। तो यहाँ पर पाप और पुण्य का उतना ही महत्व है, तो दोनों का बराबर महत्व है। जैसे माता पिता का बराबर महत्व है, भाई बहन का बराबर महत्व है, उसी तरह से यहाँ भी है। तो जहाँ पे दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। तत्पुरुष समास वहाँ होता है जहाँ पर उत्तर पद या द्वितीय पद प्रधान होता है, वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। और कर्मधारय वहाँ होता है जहाँ विशेषण और विशेष्य की प्रधानता, विशेषण और विशेष्य का एक दूसरे से जब विशेषता बताई जाती है, जैसे विशेषण कौन सा होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है, और विशेष वो होता है संज्ञा। जो विशेषता बताता है वो विशेषण होता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष या संज्ञा कहलाता है। ठीक है, तो कर्मधारय समास वो होता है। इसका मतलब पाप पुण्य में कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, उभय पद प्रधान द्वंद्व, हमारा द्वंद्व समास सही हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 में हम देखते हैं विभावरी किस प्रकार का शब्द है। तो विभावरी जो शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज और शंकर है। विभावरी ये तत्सम शब्द है, और विभावरी का अर्थ क्या होता है, बीती विभावरी जागरी। विभावरी मतलब रात्रि, विभावरी किसकी पर्यायवाची है, रात्रि की पर्यायवाची है। ठीक है, निशा, रात्रि, विभावरी ये सभी रात्रि की पर्यायवाची हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पर में निडुबो रही तारा घटूसा नागरी, जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, वकील किस भाषा का शब्द है। फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली। तो हमारा वकील जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा। ईव लगा दीजिए, प्रत्यय गीदड़ी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 16 है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं में किस कारक का प्रयोग हुआ है। प्रथमाकर्ता ने द्वितीयाकर्म को तृतीयाकरण से के द्वारा, चतुर्थी संबंधान को के लिए, पंचमी अपादान से अलग होना, षष्ठी संबंध का की गई, रानी रे नानी ने, सप्तमी में पर भुवरे, और संबोधन हे भो अरे होता है। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें कौन सा कारक है, इसमें वृक्ष में अपादान कारक लग जाएगा। ठीक है, वृक्ष में अपादान कारक लग जाएगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष में अपादान कारक है। क्वेश्चन नंबर 16 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पत्ते में का जो अपादान कारक पंचमी विभक्ति लगेगा वो पत्ते में नहीं लगेगा, वृक्ष में लगेगा। ठीक है, हाँ, जो गिर जाता उसमें नहीं लगता है, खड़ा रहता उसमें लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, घर का पर्यायवाची शब्द है। बिहार, इला, निकेतन, नग। तो घर का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकेतन। ठीक है, सदन, निकेतन, गृह,
ये सभी हैं घर की पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 18 है गणेश का पर्यायवाची शब्द है नरेश, सुरेश, दिनेश, गजानन। तो गजानन मतलब क्या होता है, गणेश जी होता है। गजधन आनन, आनन मतलब मुख होता है, गज मतलब हाथी के मुख के समान जिसका मुख है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में कृतज्ञ का विलोम शब्द है कठिन, कृपण, कृतघ्न, करुण। तो कृतज्ञ का होगा जो हमारा विलोम शब्द वो कृतघ्न हो जाएगा। कृतज्ञ मतलब होता है जो उपकार को मानने वाला होता है और कृतघ्न का अर्थ होता है जो उपकार को मानने वाला नहीं होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 का आशा का विलोम शब्द है। आशा का विलोम शब्द क्या है, हम देर नहीं लगाएंगे। दुराशा, निराशा, हताशा, न उम्मीद। तो आशा का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, निराशा। क्वेश्चन नंबर 21 है थोड़ा जानने वाला के लिए एक शब्द होगा अल्पज्ञ, बहुज्ञ, मूर्ख, अज्ञ। तो जो मूर्ख होता है इसको जानते हैं आप लोग, जो एकदम से गधा हो उसको मूर्ख कहते हैं। और बहुज्ञ का अर्थ होगा कि जो बहुत जानकार है वो बहुज्ञ हो जाएगा। अज्ञ मतलब जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं है वो अज्ञ हो जाएगा। और जिसको थोड़ा सा ज्ञान है वो क्या हो जाएगा, अल्पज्ञ। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ पढ़ते हैं। पौबारा होना मुहावरे का अर्थ है दांव हारना, कार्य सिद्ध होना, सुबह हो जाना, लाभ ही लाभ। पौबारा होना का मतलब होता है चारों तरफ लाभ ही लाभ हो। क्वेश्चन नंबर 22 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है कान फूंकना। कान फूंकना मुहावरे का अर्थ है क्या हो जाएगा, चौकन्ना करना, चुंगली करना, जादू टोना, दीक्षित करना। तो देखिए कान भरना जब होता है तो वो होता है चुंगली करना, और जब कान फूंकना होता है तो वो होता है चौकन्ना करना। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 है अतीत के चलचित्र। देखिए साहित्य से भी क्वेश्चन आ गया। अतीत के चलचित्र जयशंकर प्रसाद, त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जायसी। तो अतीत के चलचित्र किसका है, छायावाद की बहुत बड़ी कवियत्री, वेदना की कवियत्री हमारी महादेवी वर्मा जी का है। ठीक है। ये है संस्मरण। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25 है पद्मावत किसकी रचना है। पद्मावत दिया है, गलत है। पद्मावत किसकी रचना है, नाभादास, केशवदास, तुलसीदास और जायसी। तो पद्मावत आप लोग सभी लोग जानते हैं, इस पे मूवी भी बन चुकी है, इस पे विवाद भी छिड़ चुका है। तो ये जो है सूफी काव्य, निर्गुण के सूफी काव्य धारा के जायसी की हमारी रचना है। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जायसी जी। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन को वीडियो पे विराम देते हैं। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और वीडियो को देखते रहें।